गोरखपुर आना हो रहा है, तो क्या लगता है? ऐसे तो आपने सपा से जो है वो एक बार चुनाव लड़ा है, तो कुछ प्लान है क्या चुनाव लड़ने का? गलत बोल रहे। अच्छा। मैंने सपा, न भाजपा, न बसपा, न कांग्रेस कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। हाँ, पर विकिपीडिया पे आपके नाम के आगे सपा का। अब पता नहीं कौन ने डाल दिया, मैंने नहीं डाला है। मैं बता देती, मैं 2007 में मिर्जापुर भदोही से चुनाव लड़ी थी। हाँ, वो उदित राज की पार्टी जो इंडियन जस्टिस पार्टी बनाई थी और पहली बार आई थी, वो निर्दलीय। कुछ लोग जनशक्ति ऐसे कुछ नाम से क्या? नहीं, इंडियन जस्टिस पार्टी मैं बताती तो जा रही हूँ। और वो उदित राज की थी, तब मैं 2007 में चुनाव लड़ी थी। लेकिन मैं सपा और बसपा, न भाजपा न कांग्रेस में नहीं गई। ये भाजपा की जो आयबा में सपा की आईडी निकल आती है, किस हमारे हिंदुस्तान के जवान ने डाल दी, हम नहीं बता सकते हैं। क्योंकि ये एक दो बार हमने भी अपने मोबाइल से निकाला है तो सपा का जुड़ा हुआ दिखाई दे देती है, लेकिन मैंने 8 दिन तक सदस्यता नहीं ली। और अभी भी मैं किसी पार्टी में नहीं। देखा जा रहा है 26 में आप लड़ेंगी क्या सपा से? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी तो मेरा कोई विचार नहीं है। अब वो आने वाला भविष्य बताएगा। अगर कोई अच्छी पार्टी या कोई मतलब कौन अच्छा संगठन मिल गया, तो आपके नजरिए कौन सा संगठन अच्छा है? सब अपने आप को अच्छा कहते हैं, आप गोरखपुर में हैं, यहाँ पे भाजपा मजबूत है, योगी जी यहाँ से आते हैं, तो क्या करें? तो मतलब आपके मैं तो आज आए हैं तो हमें यही पता नहीं पड़ता है कि आज के मान लीजिए 2007 में मैं आई थी गोरखपुर बाई रोड, तो मेरे को यही पता नहीं पड़ता था कि गोरखपुर में सड़क है कि गड्ढे गड्ढा है। और आज मैं ट्रेन के द्वारा आई हूँ गोरखपुर में, तो यही समझ में नहीं आ रही कि यहाँ की गलियाँ कैसी हैं। अगर एक बार बंदा नहीं दिखा क्या? सिर्फ एक रोड दिखाई देता है, मेन मार्ग मंदिर वाला, कि वो तो है, लेकिन और अलग गलियाँ आपको गोरखपुर? अरे हमें तो कोई गलियाँ ही समझ में नहीं आती। आपके यहाँ घर तक आए हैं तो सड़कें समझ में नहीं आ रही। हम कहाँ में ढूंढ के आ जाए। दावा है हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, भगवान चाहे बहुत जल्दी बन जाए। आपके नजरिए से नहीं लग रहा? जिस तरीके से जो नगरी विख्यात है 10 जगह, कहीं जाइए गोरखपुर का एक नाम आता है, उस तरीके से हमें सुंदरीकरण नहीं लगता। मतलब क्या खोज रही हैं आप कि गोरखपुर में नहीं मिल रहा? अब कुछ खोज रहे वो तो आप लोग तो हमारे दर्शकों को भी बताइए ताकि उन्हें पता लगे कि आप आई और आपको नहीं दिखाई, जबकि आप खुद यूपी से हैं। मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है ना, जैसे मैं और भी जाती, जैसे दूसरे सिटियों में भी जाती। कौन सा शहर गोरखपुर से अच्छा लगता है? नहीं, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जहाँ से अच्छा तो अभी आप चले जाओ यूपी के अंदर, गाजियाबाद नोएडा में घुस जाइए, एक अच्छा लगता है। और ये जैसे 10 जगह कहीं जाइए तो एक नाम गोरखपुर का भी आता है। आज गोरखपुर आप आई हुई हैं, क्या उद्देश्य है? हमारी उद्देश्य है कि हमारे संजय भाई बैठे हैं और संजय भाई ने हमें किसान यूनियन में जोड़ा है। उसकी मैं भारतीय किसान यूनियन की एसपी महिला मोर्चा की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो भाई साहब का फोन गया था कि बहन जी 2 दिन का मन कार्यक्रम है, 7 और 8 बताया, तो किसी कारण आज बढ़ गया, कल एक प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर, इसी के लिए मेन मुद्दा मेरा ये है। ठीक है, तो अभी आप जिस तरीके से गोरखपुर के बारे में बता रहे हैं, तो आपका अंदाज बता रहे हैं कि आप सरकार से थोड़ा सा पा रहे हैं, तो किसान यूनियन से क्योंकि आप जुड़ गए, तो बताइए किसानों की कौन सी बड़ी समस्या आपको नजर आती है जिससे सरकार को काम? देखिए, समस्या किसान की तो हर तरीके की है। सरकार कहती है हम खाद बंटवा रहे हैं, हम खाद बंटवा रहे हैं। अब वही है कि जब 2000 भूख लगी हमें आज और तुम 2 दिन बाद हमें खाना दे रहे हैं तो वो किस काम का है? और जरूरत हमें 10 रोटियों की, तुम 1 रोटी डाल देते हो, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने किसानों के हित में सोचा है, किसान सम्मान निधि दे रही है, फसलों का बीमाकरण कर रही है, तो लगता नहीं है कि इसके पहले नहीं होता था, अब ये कर रहे हैं? जिस तरीके से हमारी जैसे भाई जो किसान भाई है, जो फसल उगाते हैं, उसका जो बजट मांगते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। हर चीज की महंगाई बढ़ा रहे, लेकिन किसानों के लिए तो नहीं ज्यादा बढ़ा रहे। कहाँ पे मदर पहुँच रहा है? देखिए 3 बढ़िया लॉ आया था, किसान लोग विरोध करने लगे। कहाँ विरोध करने लगे? अपने हक के लिए दुनिया लड़ता है, फिर भी तो नहीं पूरा मिल रहा है।
किसान कहाँ पर विरोध करने लगे? तो क्या समस्या दिखती अगर है? किसान अगर अपने पे आ जाए और अपना बिल्कुल खेती बंद कर देगा तो देश खाएगा क्या? ये बताइए। जब हम खेती नहीं करेंगे तो खाएगा क्या किसान? क्या सरकार खा लेगी? बड़ा आदमी तो जाता नहीं खेती करने के लिए, खेती तो किसान ही करता है, पूरा खून पसीना तो किसान लगाता है। बाद में बात करते हैं। अच्छा, जैसे आप भी किसान यूनियन से महिला मोर्चा में जुड़ी हैं, तो आप क्या पहले से खेती किसानी से जुड़ी थी, क्योंकि या आपका नाम इतना भैया मैं फेमस है इसलिए आप? नहीं, मैं ठेठ देहात से हैं। और पहले भाई साहब के पहले हमारी उनसे भी का नाम है पहचान थी, राकेश टिकैत से। उनसे भी मैं पहले जुड़ी थी। तो आप गई थी क्या बॉर्डर में जो प्रोटेस्ट हुआ था? मैं गई थी लेकिन लौट आई थी। और उसके बाद में जब वे राजनीति में घुस गए, वो कांग्रेस में मिल गए, उसी दिन उससे पहले मैंने पहले का तक माफ दिया। भाई जब किसान के लिए लड़ रहे तो उसी से दम कम लड़िए। तो अपना अपना विचार है, हमारा नहीं बना ब्लॉक है। हम सभी भाई के साथ में आ गए। तो आपको क्या लगता है कि अब किसान यूनियन भी कोई ऐसी पार्टी बना के यूपी इलेक्शन लड़ सकता है? नहीं, वो भाई साहब का संगठन अलग है, अभी हम उस संगठन में नहीं है। अभी तो आप ज्वाइन की ना, आप बता रही हैं। तो हम किसान यूनियन में, भारतीय किसान यूनियन में हमारे तो बैठे हैं राजनीतिक संगठन है भारतीय किसान। तो आपका ये जो राजनीतिक संगठन है उसमें क्या सीमा परिहार को टिकट दिया जाएगा? कोई चुनाव लड़ सकते हैं? हमारे साथ में 5 संगठन हैं, इसमें किसान यूनियन भी एक उसका हिस्सा है। किसान यूनियन राजनीतिक संगठन है, विचारधाराओं के आधार पर समर्थन करता है। एक हमारा संगठन है PDMM, पिछड़ा दलित मुस्लिम मोर्चा। पिछड़ा दलित मुस्लिम मोर्चा में 5 पार्टी है, आगे हम और पार्टियां बढ़ाएंगे और ये 5 पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। तो उसमें सीमा परिहार नहीं, सीमा परिहार नहीं, टिकट की कोई बात नहीं है। सबसे पहला काम है जो उन्होंने बात की और जो उन्होंने बताई है, आप सभी लोग पत्रकार बैठे हैं यहाँ पे, इस देश के टीवी चैनलों पे टोटल वाहियाती परोसी जाती है, या सार्थक कोई चर्चा नहीं होती है। यहाँ किसान की बात नहीं होती है, किसानों की MSP की बात नहीं होती है, डीजल, खाद, बिजली, पानी की सब्सिडी की बात नहीं होती है। 85% कृषि प्रधान देश है, कृषि पे आधारित है पूरा देश। और इस देश में किसान इतना बदनसीब है कि उसको अपनी मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। अगर आप ये कपड़ा दुकान पे लेने जाएंगे तो वो बताएगा कि 790 रुपए का, तो वो 790 रुपए उसका दाम है। किसान का क्या है, कल आप गेहूं पैदा कर रहे हैं या सरसों पैदा आपकी हुई है और आप उसमें लेके जाएंगे मंडी में, तो मंडी में आप बिचौलिया उसका दाम लगाएंगे। नहीं, उन कुछ फसलों पे जो महत्वपूर्ण फसल है जिससे किसान का बजट, उसके परिवार को आय के स्रोत जुड़ते हैं, ब्याह शादी, बच्चों का कपड़ा, स्कूल की शिक्षा के लिए उसको फीस देनी है। मेरे यहाँ 200 कुंटल गेहूं होता है, उसको मैं मार्केट में लेकर जाता हूँ, उस पर MSP नहीं मिल रही, मुझे क्या हो गया? अब वो पता लगी चने पे MSP दे रहा है मुझको। चना कितना? 2 कुंटल होता है, तो उस MSP का क्या फायदा है? गेहूं MSP में नहीं है। अरे MSP है, दे कहाँ रहे हैं? आपको मैं बता देता हूँ। MSP का रेट अभी घोषित किया सरकार ने 2500 रुपए क्विंटल, तो 2500 रुपए क्विंटल ही टोटल बिकना चाहिए, बिचौलिया दलाल नहीं आने चाहिए। बगैर MSP के 1800, 1700, 2000 में बिक रहा है। अब इनको जरूरत है, बेचारे दिया है, इनको जरूरत है, ये दिया है। तो आप जैसे कि होता ये है कि MSP तय होती है, लेकिन भंडारण वगैरह की समस्या होती है, किसानों को जल्दी पैसा चाहिए होता है, उनको आगे का काम होता है, किसी की बिटिया की शादी होती है, किसी को बिल्कुल, तो वो बिचौलिए को भेज जाते हैं। अब यहाँ जो बेचारा कोई व्यक्ति है, अब उसकी दिशा दूसरी चली जाए तो समाज में गलत हो जाएगा। शराब अगर कोई कच्ची तोड़ने लगे, है ना, तो वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। जो ठेके पे बैठ के आप रजिस्टर्ड बेच रहे हो तो बहुत बढ़िया है। तो यह जो बिचौलगिरी का डिफरेंस है, ये किसानों के लिए कुछ और है और जी के पूंजीपति और उद्योगपतियों के लिए और है। तो इस देश में आगे जो चलने वाला मामला है वो किसानों के अधिकारों की बात, कामगारों के अधिकारों की बात, पिछड़े और अति पिछड़ों के अधिकारों की बात होगी, जिसे डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। और किसानों का तो यहाँ बहुत बुरा हाल है।
भूमि अधिग्रहण में कोई किसी प्रकार का कानून नहीं है। आप घर बैठे आपकी जमीन का अधिग्रहण हो गया, आप चेक है, अगर आप लेना है तो ले लीजिए, वरना वो डीएम खाते में जमा हो जाएगा। तो इसके लिए किसान आयोग का गठन हो, किसान आयोग के गठन के साथ में किसानों को अपनी उपज का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार मिले, एमएसपी जैसे कानून, और किसान आयोग का गठन हो। मैं आपसे यहाँ गोरखपुर में कह रहा हूँ कि किसान आयोग का गठन हो और ऐसे लोगों को उसमें बैठाया जाए, उसके चेयरमैन बना के। ये थोड़ी जो मुख्यमंत्री जी के यहाँ हलवा खा रहा है मेरठ वाला, अब वो जाके कहे जी मैं तो किसान आयोग का चेयरमैन हूँ, तो वो कैसे चलाएगा किसान आयोग? तो इन विचारधाराओं के खिलाफ हम भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन एस, विश्व शांति मिशन, पीडीएमएम गठबंधन और तमाम गठबंधन की जितनी भी साथी है, हम सब उसके घोर विरोधी हैं। और ये देश संविधान, अभी देख लीजिए आप लोगों को लेके कहा जाता है कि चुनाव जब पास आता है तो आप लोग एक्टिव हो जाते हैं, इसमें इसको लेके क्या कहेंगे? हाँ, इसको लेके ये कहेंगे कि पिछले 4 सालों से हम निरंतर काम कर रहे हैं, और एक्टिव होते तो फिर अपने क्षेत्र में होते, गोरखपुर आने की क्या आवश्यकता थी? नहीं, क्षेत्र 26 जिले में 130 विधानसभा ऑलरेडी जहां से मैं आता हूँ वही है। तो जो आपने कहा उसका जवाब दे रहा हूँ, वो आप भी समझ रहे होंगे, जो आपने पूछना चाहे वो मैं बता रहा हूँ। ऐसा कोई मामला नहीं है जिसको हमने काउंटर नहीं किया हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको हमने उठाया ना हो, और सरकार के खिलाफ हमेशा पिछले लगभग 8-10 सालों से तो हम कंटिन्यू हैं। तो अब चूंकि आप इस सवाल को इसलिए कर रहे हैं, अभी आप नोएडा मीडिया सेंटर या नोएडा के किसी पत्रकार से ये बात को कहते तो वो कहते अरे उन्होंने धुआं ताड़ रखा है, मतलब वहाँ की जो भाषा है पश्चिम की। अब चूंकि आपके यहाँ पहली बार आए तो आपको ऐसा लग रहा होता, चुनाव विधानसभा 2027 नजदीक आ रहा, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये संगठन, पार्टियां, ये गठबंधन सक्रिय हो रहे हैं। तो इसलिए यह कहते हैं कि विपक्ष आप लोगों को बैकफुट से सपोर्ट करता है कि आप लोग सरकार की छवि खराब करें। नहीं, विपक्ष जो है, कौन विपक्ष है? विपक्ष कौन है? अखिलेश यादव विपक्ष है? नहीं, कौन सी विपक्ष? विपक्ष बहुत है। नहीं, मैं विपक्ष ये है, मैं हूँ अखिलेश। कौन अखिलेश? अखिलेश जी के यहाँ सामाजिक न्याय, सारी परिवारवाद भैंसे की तरह कीचड़ में जो लेट लगा रहा है। अखिलेश यादव बंधु जब कहीं बंद होते तो वो श्रीवास्तव जी पिटे, मैं पिटे, चुप हो जाते हैं। काहे का समाजवाद है भैया? अब विपक्ष काहे का अखिलेश जी का? कोई विपक्ष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सरकार गठन करने का। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके इसी परिवार के लोग, 24 करोड़ के प्रदेश में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी यही कहा था कि वो केवल वही एक समाजवादी व्यक्ति नहीं है, यहाँ समाजवाद है, हम में समाजवाद है। और मैंने ये भी कहा था उसके साथ में कि जो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हो, अकूत संपत्ति के मालिक हों, 7 स्टार होटलों में दावत उड़ा रहे हों, जिनके जूते और चप्पल भी और पहरा रहे, वो काहे के समाजवादी? डेफिनेशन पूछो ना, आप लोग पूछे समाजवादियों से डेफिनेशन क्या है। जिस दिन से उनकी पार्टी गठित हुई है उनका आज तक जो है बता दीजिए समाजवादी को कोई आंदोलन सार्थक हुआ हो। हाँ, गेस्ट हाउस कांड जरूर कराया था बहन जी के साथ में, वो तो उनका आंदोलन था। और कोई आंदोलन बता दीजिए। लेकिन पीडीए का कॉन्सेप्ट तो समाजवादी पार्टी ही लेकर के आई है, पिछड़ा दलित को जोड़ने का जो नहीं, वो उसकी डेफिनेशन अलग अलग है। उसको तो हम प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कह सकते हैं। सैफई तक सीमित रह गई। मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था, जयप्रदा नाच रही थी सैफई में, उनके ऊपर पैसों की वर्षा हो रही थी। कहना नहीं है, कुछ नहीं है। अभी आप किसी का नाम, ये मदर टेरेसा बैठी हैं, इनका नाम चेंज कर दोगे तो हो जाएगा उनके कहने से। पिछड़ों से मैं भी आता हूँ, उस पीडीए का हिस्सा हूँ। मैं तो पसंद नहीं करता अखिलेश यादव जी की। जब मैं आपके यहाँ गोरखपुर आ सकता हूँ तो थोड़ी बहुत सक्रियता तो रखता हूँ, समाज में कहीं ना कहीं भागीदारी रखता हूँ, तो मैं तो नहीं करता पसंद अखिलेश यादव जी को। तो पीडीए, अब मैं भी कल पीडीएम कह रहा हूँ, पिछड़ा दलित मुस्लिम मोर्चा, तो आप मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? तो राजनीति में भी तो सामंतवाद है ना कहीं ना कहीं, यानी कि जो थोड़ा चल गया था आप उसे उठा रहे हैं। अब हम जितने भी लोग बैठे प्रयास कर रहे हैं नई व्यवस्था, नई विचारधाराओं को लाने का, नया माहौल देने का, उसको आप सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये स्थिति है, इसी को लेकर हम यहाँ आए हैं। कल एक पीसी भी करेंगे, छोटा सा चिंतन बैठक भी हम लोग आपस में करेंगे, और उसके बाद में हम एक पूरे प्रदेश में सामाजिक न्याय यात्रा का हम एक मैसेज दे रहे हैं। इससे पहले आपने सवाल ये किया कि आप चुनाव में आए हैं। हम लोग अब से 3 साल पहले आपके यहाँ 120 किलोमीटर की पद यात्रा भी कर चुके। कुशीनगर से लेकर संत कबीर नगर तक हम लोग शामिल थे, वीडियो आपको भेज देंगे। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं दिखते नहीं है। अब आप जैसे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं,
अब बड़े जो टीवी चैनल हैं उनको आप नहीं देख रहे कि वो कहाँ से कितना पैसा ले रहे हैं, कितना पैसा लेके बुलवा रहे हैं, किसको बुलवा रहे हैं, किसको बोलना चाहिए। तो ये सब चीजें चल रही हैं, तो चलती रहेगी। आपसे तो अनुरोध यह है कि आप कहीं ना कहीं कैंची लगाने का कार्य कर दीजिए। निश्चित तौर से जो हम मिशन कर रहे हैं, 28-30 साल की राजनीति है, कोई ऐसा नहीं है कि कल ही आए हैं राजनीति में। नए लोग ज्यादा सोचते हैं तो कोई बहुत जल्दी आए एकदम कर देंगे। हर चीज को जानते हैं, हर चीज को समझते हैं, उसका हर चीज का तरीका है। मतलब क्या सोच रहे हैं, मतलब क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार कौन सी सरकार हम अपनी सरकार बनाएंगे। पीडीएम हम लोग लेकर आए हैं, ये 93 का गठबंधन के दल है। अभी 15 साल के वनवास में 2017 में तो आई है भारतीय जनता पार्टी। मजबूत होगी कि 27 में भाजपा को। अरे लो, सीमा परियार बैठी हैं, अरुण कुमार श्रीवास्तव जी बैठे हैं, ये बैठे हैं, इनको तो डॉक्टर राजनीति में संपूर्ण जाना ही नहीं है, कह रहे हैं। राजनीति में नहीं जा रहे, हिमाचल गांधी का तो गलत नीतियों का विरोध तो कर रहे हैं। ये मुरैना से बैठे हैं, हम गौतम बुद्ध नगर नोएडा से बैठे हैं यहाँ के। तो इसके मायने ये तो है नहीं कि कुछ ना कुछ होगा नहीं। और 15 साल के वनवास की पार्टी की बहन जी आप कहाँ तारीफ कर रही हो? अभी 17 में 15 साल के वनवास पे से बना उनके रामप्रकाश। सबसे मजबूत पैसे वाली पार्टी से आप लोग लड़ने की बात कर रहे हैं और उनको हटाकर अपने सत्ता में आने की बात। एक्चुअली क्या है जो आपका प्रश्न है, इस देश में 4 एम है, मनी, माफिया, मीडिया। निश्चित तौर पे ये एक तरफ, दूसरी तरफ चौथा एम बचता है मॉरलिटी। इनका मुकाबला नैतिकता के आधार पे ही किया जाता है। हम वो नैतिक लोग हैं जो इन तीनों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सतर्क हैं, तैयार हैं। आपको ये लगता है कि हम चुनाव के समय जैसे मैं ये पूछ रही हूँ कि आपका एजेंडा क्या है? एजेंडा पे ही आ रहा है। और सबसे पहले आपने ये पूछा कि भाई आप चुनाव के समय ही बरसाती मेढक जैसे आ जाते हैं, वो वर्ड आपने नहीं कहा बरसाती। लेट आपने नहीं कहा, वो मैं खुद ही उसको बताने जा रहा था। इन शब्दों का परहेज आपने किया, बचने का प्रयास किया। तो इसका मॉरलिटी के आधार पे कर रहे हैं। ये इमोरल लोग हैं, मॉरलिटी को बर्दाश्त नहीं करते। आप जैसे मूवी चलती है, मूवी की डिस्टेंस क्या होती है, मतलब कितनी लंबाई होती है? 3 घंटे की। 2 घंटा 45 मिनट तक विलन पूरी तरह हावी रहता है। 15 मिनट में सारी के सारी उसकी दुनिया ध्वस्त हो जाती है। तो ये मत कहिए कि इनसे हम नहीं लड़ पाएंगे। जब नैतिक लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, ये ध्वस्त होने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। सवाल ये है, आज हम यहाँ आए, बीजेपी का आप क्या फुल फॉर्म जानते हैं? हमें नहीं। उसका क्या फुल फॉर्म उन्होंने रखा वो भी हमें नहीं। उसका जो चरित्र, आप जिस पार्टी को हराने जा रहे हैं उनके बारे में आपने काम ही नहीं किया। मेरी बात तो आ जाने दी। उनका जो चरित्र प्रदर्शित होता है देश के सामने, वो हमें दिखता है। भ्रष्टाचार जननी पार्टी। तो इससे पहले भाजपा से पहले भ्रष्टाचार नहीं था। एग्जैक्टली। जब तक बीजेपी नहीं आई थी, चुनावों में इतने धन नहीं खर्च होते थे। और जब जहां जो धन खर्च करेगा वो इन्वेस्टमेंट करेगा, तो किस लिए करेगा? आज हमें ये बताती है भ्रष्टाचार जननी पार्टी कि हम दुनिया की सब 5वीं इकोनॉमी है, तीसरी बनने जा रहे हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है। $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी। आरएसएस और बीजेपी के लोग पूरा झूठ बोले तो भी सच है, अच्छी बात है। पूरा सच बोले तो भी अच्छी बात है। ये अर्ध सत्य बोलते हैं। और अर्ध सत्य का मतलब है कि जब इन्होंने बता दिया $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है, मान लिया, लेकिन ये इन्होंने कभी नहीं बताया $2.1 ट्रिलियन का इस देश पे विदेशी कर्ज है। फिर हमारे पास बचता क्या है? जीडीपी में बचता है कुछ? तो ये, और दूसरा, हमारे देश पे जो इतनी आपत्तियां आ रही हैं, कभी डोकलाम में घुस जा रहा है चाइना, कभी अरुणाचल में घुस जा रहा है चाइना, और हम उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, उसका सबक भी सिखाया है। ऑपरेशन वर्तमान में सिंदूर को देखिए, कितने सिंदूर उसके सीमा में घुस करके मारा भारतीय जवानों ने। कितने सिंदूर उजड़े ये भी मालूम है आपको?
हम सिंदूर की बात कर रहे हैं तो सिंदूर संभालने की बात कर रहे हैं, सिंदूर उजाड़ने की बात नहीं कर रहे। हमारे यहाँ एक सेकंड मैडम, हमारे देश में जो हमारे बॉर्डर थे, बॉर्डर में पहले इतने अच्छे जो है स्पाई कैमरे नहीं हुआ करते थे कि हम अंधेरे में देख लें, बरसात हो रही हो तो उसमें दिख जाए, कैप्चर हो जाए पिक्चर, क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। अब बॉर्डर पे इतने हाई डिफिनीशन के कैमरे लगे हैं, घूप अंधेरा जिसको बोलते हैं, उस घूप अंधेरा में अगर छिपकली निकल जाए तो वो भी आ जाता है उस कैमरे में। ऐसी स्थिति में आ कैसे गए, जिनको हम सिंदूर उजाड़ने चले गए थे, वो आतंकवादी आ कैसे गए? इसका मतलब या तो उनकी गवर्नमेंट की साजिश थी, हम इसको नहीं स्वीकार कर सकते, ये मान लेते हैं कि गवर्नमेंट सक्षम ही नहीं है, इस तरह के गवर्नमेंट पूरी तरह से सक्षम नहीं है। और वही हम मैसेज लेकर के आए हैं, अक्षम गवर्नमेंट को उखाड़ के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये महत्वपूर्ण चीज है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे कितना काम हुआ है आपने देखा था। आज हमारे देश की एक संस्था है प्रथम, अजय पीरामल की संस्था है प्रथम। अजय पीरामल कौन है मालूम आपको? मुकेश अंबानी जी के समधी। वो प्रथम संस्था के जरिए जितने भी देश में फैले हुए प्राइमरी विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं, उन विद्यालयों की जमीन को पूरी तरह से 10 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से बेचने का गवर्नमेंट ने करार कर रखा, 10 रुपए स्क्वायर मीटर। और वो विद्यालय बंद होंगे तभी तो बेच सकते। आप कहीं भी जाकर के डिटेल देख लीजिएगा, आप उस गवर्नमेंट के साइट पे चले जाइए, आपको डिटेल मिल जाएगी, बस ढूंढने की जरूरत है। जो आप ढूंढना चाहती हैं, कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जिस जानकारी को आप हासिल न कर सके। सवाल यह है कि जब आप ये प्रश्न करती हैं तो ये लगता है कि आप उस डिटेल में तह में जाना नहीं चाहती, मेहनत नहीं करना चाहती हैं। यदि जाना भी चाहती हैं, वो जानकारी आपको है भी, तो हो सकता है सरकार को खुश करने के लिए आपने ये प्रश्न कर दिया हो कि जो सरकार कहती है। ये बड़ी मुश्किल है पत्रकारों के साथ, जब मुश्किल होनी चाहिए। सरकारों से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं विपक्ष पंडित, सरकार से जब आप लोगों से सवाल पूछे तो आप कह रहे हैं सरकार को खुश करने के लिए कर रहे हैं। देखिए, सवाल ये है कि विपक्ष से सवाल पूछने का किसी भी पत्रकार को अधिकार ही नहीं, किस पत्रकारिता में पढ़ाया जाता है। आप हमें बता दीजिए, आपकी प्लानिंग आप एग्जैक्टली, रखेंगे तो हम पूछेंगे हाँ एग्जैक्टली, नहीं तो हमने बता दिया कि चाहे जहां आप उस साइट पर डिटेल पे चले जाइए, आपको मिल जाएगा। सरकार के अमृतकाल को कितना मान रहे हैं दावे को? आप ये बताइए, 2020 में कितने लोगों की मौतें हुई? 2021 में कितने लोगों की मौतें हुई? उनको दफन करने का, जलाने का मौका नहीं मिला। वो अमृतकाल है। जब भ्रष्टाचार जननी पार्टी अमृत की बात करे तो समझ जाइए कि वो इस देश में विष लाना चाहती है, इस देश के माहौल को गरब गहेला बनाना चाहती है। माफ कीजिएगा, गरब गहेला शब्द को मैं इसको थोड़ा सा सरलीकरण करना चाहता हूं, जहरीला बनाना चाहती है। और आज जिस देश में शांति न हो, भ्रातृत्व भाव न हो, भाईचारा न हो, परस्पर सहयोग करने की भावना न हो, वो देश कभी भी प्रगति मार्ग पे नहीं जाता। एक परिवार के उदाहरण को आप ले लीजिए। परिवार में, जिस परिवार में शांति होती है वो परिवार प्रगति करता है, लेकिन जिस परिवार में अशांति हो जाती है वो परिवार कभी प्रगति करता है। तो हम यहाँ ये संदेश देने आए हैं कि इस देश को बचाना है। और सबसे बड़ा जो खुलासा हम आपको करने जा रहे हैं, अगर इस भ्रष्टाचार जननी पार्टी को एक कार्यकाल गलती से भी मिल गया तो निश्चित तौर पे मान लीजिए कि यह देश गुलाम होने जा रहा है। हम इस देश को गुलाम दोबारा नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने आपको बताया था कि $3 ट्रिलियन में $2.1 ट्रिलियन जिस देश पे विदेशी कर्ज होगा, आरबीआई का बफर जोन खत्म हो चुका होगा, LIC का बफर जोन खत्म हो चुका होगा, तो आर्थिक तौर पे क्या बात होगी। आपने ये कहा कि विपक्ष के लोग भी जब थे तो क्या भ्रष्टाचार नहीं था? मैं
मानता हूँ। विपक्ष के लोग जब भी नहीं, थे, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार जननी पार्टी है एग्जैक्टली भाजपा। एग्जैक्टली भ्रष्टाचार इधर भी था भाई, एग्जैक्टली अभी कोई- हमें आ जाने दीजिए, उस पे आ जाने दीजिए। आपकी जो उत्सुकता है बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। विपक्ष के जब लोग थे वो चोरी करते थे, और चोरी कर ये डकैती कर रहे हैं। नहीं, ये डकैती भी कर रहे होते तो अच्छा होता कि आज इस तरह से वो सजा भुगत रहे होते। डकैती नहीं कर रहे, अंडरवर्ल्ड के लोग। चोर जो है तब चोरी करता था जब उसे पता हो कि घर के लोग सो रहे हैं, अगर जग जाएंगे तो भाग जाता था। डकैत लोग डकैती जो करते थे वो राइफल लेकर के घर में जाते थे, बंदूक लगा देते थे और इसके बाद लूटपाट करते थे। और अब ये अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, कहीं जाने की उनको जरूरत ही नहीं, बस एक फोन कॉल आ गया, इतना खोखा चाहिए तो वो खोखा वसूल लेते। हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं है, क्लेप्टोक्रेसी है। क्लेप्टोक्रेसी का मतलब है चोरों का शासन। हर क्षेत्र के जो माहिर चोर हैं इसमें इकट्ठे होकर सरकार के साथ हैं, कुछ अपने फायदे के लिए प्रयोग कर रहे हैं और कुछ वसूली के लिए प्रयोग कर रहे हैं। एक चीज आपने गौर किया होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज या लोअर कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज कभी भी कमेंट पास नहीं करता था, दोनों पक्षों को सुन लेता था और फाइंडिंग जब उसकी आती थी जजमेंट के समय वो लिखता था, भाषण नहीं देता था। आजकल क्या हो रहा, हाई कोर्ट का जज भाषण देता है, सुप्रीम कोर्ट का जज भाषण देता है। उनके पार्टी के खिलाफ जब भी कोई मैसेज जाता है तो वो जज उसके पार्टी के, मतलब बीजेपी का कोई कैंडिडेट होता है, उस पर बिफर पड़ता है, ऐसा बोलता है कि यू कैन नॉट, यू डोंट डिजर्व टू गेट द बेवेल। क्यों ऐसा कहता है? और इसके बाद जब जजमेंट लिखने लगता है तो इस तरह के शब्दावली कहीं नहीं आती है। इसका मतलब वो बार्गेनिंग चलती है। आपकी पार्टी में सीमा परिहार जुड़ी है, कितनी मजबूती मिल रही है और इनको हमारी जोड़ने का क्या मकसद है? हमारी पार्टी में सीमा परिहार नहीं है। चंबल का जितना भी बड़ा तबका है जो सामंतवाद के खिलाफ बागी जितने भी है, या तो वो जुड़े हुए हैं या उनके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं। ये आपको जानकारी में दुरुस्त कर दूं, बहुत अच्छे। कहीं ना कहीं आप आओ अभी, तो मैं अभी एक प्रोग्राम महुआ में आयोजित होने जा रहा है छोटे राज्यों के लिए। छोटे राज्यों के गठन की मुहिम भी हम लोग चला रहे हैं 4 राज्यों उत्तर प्रदेश के विभागों में। तो सीमा परिहार जी को राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोगों का बहुत पुराना संबंध है, भाई बहन का रिश्ता है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से हम उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम तो अपने दम पे जंग जीतना चाहते कि ये देखना हम में ताकत कितनी है। और वो ठीक है, आए हैं आपसे मीडिया के सामने आ गए, 10 लोगों से विचार मिला, चर्चा हो गई। अब चूंकि राजनीतिक लोग तो यहाँ इस भारत का वो भी है जो सुबह दैनिक जागरण अखबार पढ़ता, वो भी राजनीतिक है, पद हो या ना हो, तो वो संगठन में है, उनको राजनीतिक इस्तेमाल हम कुछ नहीं कर रहे। रहा सवाल उनका लाभ का, तो वो उनकी अपनी। तो आप यूनियन में जुड़ेंगे लेकिन आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, अंतर आत्मा के ऊपर डिपेंड करता है। उनको हम अच्छा लगेंगे, भाई किरदार इनका अच्छा है, अच्छा कार्य कर रहे, तो चुनाव भी लड़ सकती हैं, सहयोग भी कर सकती हैं।